तो 19 से 20% आबादी है यूपी में मुस्लिमों की। जब बीजेपी चुनाव में उतरी थी तो उसने 403 में से एक भी सीट पर किसी मुसलमान उम्मीदवार को नहीं उतारा। संदेश और मंशा साफ थी, बीजेपी यूपी में हिंदू वोट बैंक को अपने पाले में लाकर चुनाव लड़ना चाहती थी। उसकी ये रणनीति काम भी आई। यूपी में 403 में से 325 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगियों ने कब्जा जमाया और आज यूपी में हिंदुत्व के बड़े चेहरे को सीएम बनाकर बीजेपी ने यूपी के बाद अब मिशन 2019 के लिए बीज बो दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि उस 20% आबादी का क्या होगा। योगी के हाथ में कमान आते ही यूपी का मुसलमान क्या सोच रहा है? वो भय के माहौल में आ गया है या फिर बीजेपी के सबका साथ सबका विकास के नारे को जहन में रखकर वो नई उम्मीद के साथ योगी सरकार को देख रहा है? लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर भड़काऊ बयान देने वाले योगी आदित्यनाथ को यूपी के मुसलमानों का दिल जीतने के लिए अपनी कट्टर छवि को तोड़ना होगा। और क्या योगी ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि बीजेपी का अब अगला मिशन 2019 का है। 2014 और 17 में बीजेपी ने ध्रुवीकरण के बूते ही दिल्ली और यूपी की गद्दी पर कब्जा जमाया और जिस तरह से योगी को कमान दी गई है उससे साफ है कि 2019 के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार है। सियासत के इस चक्रव्यूह में यूपी का मुसलमान किधर खड़ा होगा, ये बहस का बड़ा मुद्दा है। योगी के सत्ता में आने पर क्या कहा विरोधियों ने, पहले वो सुनिए। बीजेपी अपने असली चेहरे पर वापस आ चुकी है। डेवलपमेंट तो सिर्फ एक नारा ही है और वो डेवलपमेंट और सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक नारा है। असल इनकी पूरी कोशिश यही रही है और यही रहेगी कि कैसे हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो इस मुल्क की रूह, इसका सेकुलरिज्म है, इसका प्लुरलिज्म है, डाइवर्सिटी है, कैसे इसको कमजोर किया जाए। तो अब बीजेपी जो है इसी चेहरे को और ऐसे ही अपनी ओरिजिनल पॉलिसी पर बीजेपी आ चुकी है। योगी आदित्यनाथ को जो मुख्यमंत्री बनाया है तो वो एक मेहनत है तो और वो जो ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो ये विकास कुछ नहीं। अब ये इनको मेहनत को आगे करके अपने आरएसएस के एजेंडे को ये अब इम्प्लीमेंट करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश को ध्रुवीकरण में इसको बांटने की कोशिश करेंगे। ना ये लॉ एंड ऑर्डर को देख पाएंगे और ना ये डेवलपमेंट को देख पाएंगे। अब ये जो करते थे कि भयमुक्त वातावरण, अब ये भययुक्त वातावरण पैदा होगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री महोदय महन जी का जो इतिहास रहा है, जिस तरह के भाषा का वो प्रयोग करते रहे, जिस तरह से लोगों के भावनाओं से खेलते रहे, अतीत की बात है, बदलाव उनमें आता है कि नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन कहीं न कहीं ये स्पष्ट है कि आगामी 2019 के चुनाव को भावनाओं के आधार पर लड़ना भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। तो 24 घंटे हुए हैं मुख्यमंत्री बने और सवाल उठने भी शुरू हो गए। बहरहाल हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे कि सबका साथ सबका विकास के मॉडल पर खरा उतर पाएंगे योगी आदित्यनाथ। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम साहब जुड़ेंगे जो कि प्रवक्ता बीजेपी हैं। हमारे साथ राजीव त्यागी जी जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता कांग्रेस है। साथ ही साथ हमारे साथ अशोक देव जी प्रवक्ता एसपी, फहीम बेग साहब भी, उनका इंतजार रहेगा, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनिजेश जी अवस्थी जी जो कि आरएसएस एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और प्रदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो के अंदर जुड़ रहे हैं। इससे पहले वोट बैंक की राजनीति में विरोधियों के ये बयान चौंकाते नहीं हैं, लेकिन आम मुसलमान क्या कहता है अब वो भी सुनिए। वो इन राजनेताओं से अलग भी सोच सकता है। योगी साहब से ये उम्मीद करते हैं कि वो सबको साथ में लेकर चलेंगे, जैसा उनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास। तो हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वो सबको साथ में लेकर के चलेंगे और इंशाअल्लाह उनके हुकूमत में तरक्की होगी, हमारे सूबे की तरक्की होगी, हमारे मुल्क की तरक्की होगी। जो बातें करते हैं कि गोरखपुर के सांसद मुस्लिम विरोधी हैं, ऐसा नहीं है। मैं विपक्ष को ये बताना चाहता हूँ कि गोरखपुर के सांसद पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुस्लिम हितैषी हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे योगी जी आपका सबके लिए विकास का कार्य करेंगे और सबके लिए उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से मुस्लिम समाज के इलाकों में पूरी खुशी की लहर है। उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास, जो उन्होंने कल कहा है, सबका साथ सबका विकास और सबको साथ लेकर चलेंगे।
तो यहाँ पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई जहां पर दिल पर हाथ रखकर वो कह रहे हैं ऑल इज वेल। सैयद जफर इस्लाम साहब, मुझे ये बताएं कि पिछले 48 घंटों से लगातार आप रिवाइंड करके लूप में योगी आदित्यनाथ के बयान सुन रहे होंगे, लव जिहाद से लेकर ट्रंप के मुस्लिम एंट्री बैन से लेकर तमाम तरह के विवादित बयान आपने योगी आदित्यनाथ के सुने। अब मुझे ये बताइए कि यूपी के मेकओवर से पहले योगी आदित्यनाथ को अपने इमेज मेकओवर की भी जरूरत है? देखिए, जैसे ही उनका नाम सबको पब्लिक किया गया, उसके बाद उन्होंने 3 प्राथमिकता के बारे में बात की। पहली बात इंक्लूसिव अप्रोच, सबका साथ सबका विकास। दूसरा गवर्नेंस, जो अब तक जो अच्छी गवर्नेंस यूपी में नहीं हुई, इसीलिए वहां के लोग त्राई त्राई कर रहे हैं। आज उनको उनमें खुशी की लहर एक ऐसा आदमी आ रहा है जिससे लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है, बहुत ही पॉपुलर आदमी है जो लोगों के हित में, प्रदेश की जनता के हित में, प्रदेश के हित में काम करेगा। और तीसरी चीज उन्होंने कही कि वो डेवलपमेंट का काम करेंगे, विकास पे काम करेंगे। जो विकास का भारतीय जनता पार्टी का नारा है, वो विकास के नारे पे चलेंगे। देखिए, बार बार ये अटकलें लगाई जाती है, मुसलमानों को टिकट नहीं मिला, मुसलमानों को टिकट नहीं उन मुद्दों पे आते हैं। देखिए जफर इस्लाम साहब, अगर किसी एक बड़े तबके पे, देखिए 20% आबादी मुसलमानों की है उत्तर प्रदेश में, टिकट बंटवारे पर अभी नहीं जाते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर एक तबका है जो डरा हुआ महसूस कर रहा है, तो ये माने कि राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है योगी आदित्यनाथ को, वो किसी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, किसी एक तबके के नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनमें बदलाव आएगा। अब इस तरह के विवादित बयान नहीं देंगे, इतना तो आप ढांढस बंधा सकते हैं। आंचल जी सुनिए, ये डर और भय का माहौल होया करता था। ये जो हमारे ऑपोजिशन पार्टीज है, कांग्रेस, बसपा, सपा, ये अपने फायदे के लिए, पॉलिटिकल फायदे के लिए डर और भय के माहौल में मुसलमान समाज को रखते थे। अब ये समुदाय डर भय के माहौल से निकल गया, उसने बड़े भारी नंबर में वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। और मैं आश्वासन देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मुस्लिम समाज की तरक्की यहां से शुरू होगी, डर भय का माहौल खत्म होगा, आपसी में एक खुशगवार माहौल रहेगा उत्तर प्रदेश में, और जो भी सब मुस्लिम समाज के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और यहाँ से जो 70 साल में जो तरक्की नहीं वो यहाँ से तरक्की। ठीक है राजीव त्यागी जी, डर और भय का माहौल खत्म होगा, और जो आप आशंकाएं जता रहे हैं, 5% मुसलमान हो, ठीक है, 5% मुसलमान, ठीक है, सबका साथ सबका विकास होगा, एक नए युग की शुरुआत होगी। राजीव त्यागी जी, आपने जो तमाम आशंकाएं जताते आए हैं या जताएंगे वो बेबुनियाद हैं, और अब मुस्लिमों का भला ही होगा इसके बाद से। देखिए आंचल जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शुभकामनाएं देता हूं। अभी दूसरा दिन है, किसी आलोचना में नहीं जाऊंगा और ये कहूंगा कि निश्चित रूप से उन्हें 2-3 काम करने चाहिए योगी जी को, जिससे उत्तर प्रदेश का भला हो, उत्तर प्रदेश का विकास हो। मैं ये कहना चाहूंगा, योगी का अर्थ होता है जो योग करने वाला हो, योग का अर्थ होता है जोड़ने वाला। तो योगी जी से अपील करेंगे कि वो अपने आप को संविधान से जोड़ ले, संविधान से योग कर ले अपना। योगी जी से अपील करेंगे वो उत्तर प्रदेश के विकास से अपना योग कर ले। योगी से अपील करेंगे कि वो उत्तर प्रदेश में रोटी रोजगार के मुद्दों से अपना योग कर ले। योगी जी से अपील करेंगे किसानों से वो अपना योग कर ले। योगी जी से अपील करेंगे वो नौजवानों के रोजगार से अपना योग कर लें। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश बेहतर बनेगा। हम अपोजिशन में, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ उन मुद्दों को उठाना है जिसमें सरकार चूक, कम से कम हमें बताना कहना है कि 2012 में जो 2012 में आंचल जी अगर इस तरह डिबेट करानी है तो मैं बोल लेने दूंगा। नहीं, अब ठीक है, अभी 1 घंटा है सर। आप दोनों आपस में इतना सौहार्द आप दोनों में दिख रहा है, मुझे बहुत अच्छी मिसाल लग रही है। हो सकता है टीवी मीडिया जगत में भी नए युग की शुरुआत हो रही है। बौखला गए पहले स्टेटमेंट में ही वो बौखला गए। बौखला है ना, मेरी बात सुने ध्यान से। हम उत्तर प्रदेश के लोगों की तरफ से 2-3 डिमांड करना चाहते हैं योगी जी से। आपने अभी डिमांड की, अच्छा ठीक है, कर्जा माफ करें। और 2017 में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हो रही है, उसके हिसाब से 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार चाहिए होगा। तो निश्चित रूप से उन नौजवानों के रोजगार के ऊपर काम करें। चलिए ठीक है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट, राजीव त्यागी जी और पैनलिस्ट को भी चर्चा में लाना है, लोगों को बेहतर जीवन मिल सके। राजीव त्यागी जी, प्रधानमंत्री मोदी और सुश्री उमा भारती जी, धारा प्रवाह बहुत बढ़िया आपका, लेकिन थोड़ी देर के लिए विराम और पैनलिस्ट को भी लाना है। अशोक देव जी, यहाँ पर बुंदेलखंड को अलग राज्य के गठन, राजीव जी
राजीव जी प्लीज विराम। मुझे एक बात बता दीजिए अशोक देव जी, यहाँ पर जफर इस्लाम साहब ने एक बात तो कही कि नए युग की शुरुआत होगी और मुस्लिमों का अच्छा टाइम आएगा, लेकिन इशारों में ये भी कह गए। राजीव त्यागी जी, राजीव त्यागी जी प्लीज औरों को भी बात करने दीजिए, आप सवाल ही नहीं पूछने दे रहे हैं। अभी तो चर्चा की शुरुआत हुई है, 1 घंटा पड़ा है, रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। अशोक देव जी, यहाँ पर जफर इस्लाम साहब ने, नाम क्यों ले रही है बार बार? आप जफर साहब को भी तो रोकिए ना। आप इतना एग्रेसिव आज हो रहे हैं और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, कृपया करके वो चुप हैं। यहाँ पे सब पैनलिस्ट देख रहे हैं। मुझे अशोक देव, देखिए शुभकामनाएं देने वाले का चेहरा कैसा होता है। अशोक देव जी बहुत स्पष्ट कह रहा है, मुझे ये बता दें, अशोक देव जी मुझे ये बता दें, जफर इस्लाम साहब ने कहा कि मुसलमानों का नया युग शुरू हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ इशारा कर गए कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं डर और भय की राजनीति की है, अब वैसा नहीं होगा, अब सबका साथ सबका विकास होगा। आंचल जी, सबसे पहले समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत के लिए बधाई देती है और इस बात के लिए भी बधाई देती है कि कितना आसानी से कितने सुबोध जनता को इन्होंने सपने बेचा, इस बात की भी बधाई देती है। इन्होंने धर्म के नकारात्मक प्रभाव को राजनीति में कैसे सम्मिलित किया जाता है, इस बात के लिए भी बधाई देती है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं आंचल जी, अभी अभी आपने देखा होगा कि शुद्धिकरण किया जा रहा है गृह प्रवेश के लिए। मैं यही पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री आवास में कौन गया था? उत्तर प्रदेश की जनता गई थी, हर वर्ग के लोग गए थे, हर धर्म के लोग गए थे। किसके लिए शुद्धिकरण किया जा रहा है? ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में डर भय समाप्त हो जाएगा। अभी इलाहाबाद में विशेष समुदाय के व्यक्ति की हत्या हुई है, क्या यही से ही डर भय समाप्त होगा? गोरखपुर में मदरसे को कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, क्या यही डर भय समाप्त होगा? बुंदेल शहर के मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने की कोशिश की गई, क्या ऐसे ही डर भय समाप्त होगा? देखिए, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, ये बहुत मजाक उड़ाते थे जब हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी थे, तो ये 5-5 मुख्यमंत्री कहते थे। आज खुद इनके पास 5 मुख्यमंत्री हैं, 3 उत्तर प्रदेश में और 2 जो है केंद्र में है, माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। देखिए, अच्छा एक बार आपने सवाल उठाए अशोक देव जी, जफर इस्लाम साहब जवाब दे दीजिए। आप लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करिए। मातृ जी को उन्होंने सवाल उठाए, जवाब दे दीजिए। शुद्धिकरण किसका हो रहा था, ये भी सवाल उन्होंने उठा दिया। अरे इतना बार हमें बधाई दी कि भाई दोनों कांग्रेस और सपा के बधाई से इतने बधाइयों के तले दब गया हूं। इतनी बार बधाई कोई नहीं दिया जितना इन लोगों दोनों ने दिया। बहरहाल धन्यवाद कहता हूं दोनों को, राजीव त्यागी जी को भी और अशोक जी को भी। और ये भी कहना चाहता हूं, ये भी कहना चाहता हूं कि भाई साहब आप लोगों ने बड़ी लंबी लिस्ट दी है। जो काम आपने नहीं किया है, आपने सिर्फ अपने नाकामियों को बड़ा नंबर राजीव त्यागी ने बताया कि सपा ने ये काम नहीं किया, सपा ने वो नहीं काम किया। हमने हाथ दिलाया, किस लिए करा ये तो बता दीजिए। सब काम करेंगे। धन्यवाद। किस समुदाय के लोगों के लिए करा रहे हैं? आपने लिस्ट बना दी है, अपने नाकामियों की लिस्ट बना दी आपने, हम वो करेंगे। मैं आश्वासन देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आपकी सारी नाकामियों को जो आपने अभी बड़े लंबे फिर इस पर दिखाएंगे और 5 साल बाद वैलिडेट करेंगे। राजीव जी आज आराम से अच्छा लग रहा है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद राजीव जी बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। 5 साल बाद जनता हमको वैलिडेट करेगी हमारे बारे में जो हमने काम किया है। जफर इस्लाम साहब आपको फिर मैं प्रेम पूर्वक अपनी बात कह रहा हूँ, प्रेम झलक नहीं रहा है, कहना चाहता हूँ, प्रेम झलक नहीं रहा है। अच्छा जफर इस्लाम साहब एक क्विक रिबटल अगर आप देना चाहें। अशोक देव जी ने सवाल उठाया कि शुद्धिकरण सीएम आवास का क्यों हुआ, क्योंकि मुझे फहीम बेग जी के पास जाना है। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, किसी नई जगह पे जाने से पहले हर इंसान अपने जो उसका विश्वास होता है जिसपे उसपे, जैसे मैं हूं, अगर मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूं कहीं नए काम करने से, तो क्या मैं किसी पे शक कर रहा हूं? किसी चीज पे आपको कोई नुक्ताचीनी करने का अधिकार है? मेरा ये अपना धर्म है, मैं अपने सोचने के तरीके से जिस पे हमको विश्वास है वो करता हूं। ये मेरा प्राइवेट अफेयर है, इससे किसी जनता को कोई तकलीफ हो रही है, किसी जनता को वहां आने से मना किया जा रहा है, ये बेतुकी बातें हैं, ये बेतुकी बातें हैं। यही भेदभाव के साथ शो करने की क्या जरूरत है? यही शो करने दिखाने की क्या जरूरत है? देखिए पूजा आप ही नहीं, पूजा सभी करते हैं अपने अपने धर्म की। हम ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे सबका साथ सबका विकास उत्तर प्रदेश में होगा
और ये दो जो सपा और बसपा के लोग बैठे हैं, ठीक है, इनको ही कहना पड़ेगा। ठीक है, जय हिंद। उत्तर प्रदेश बदल गया है, ये उत्तर प्रदेश हो गया है, उत्तर प्रदेश हो गया है, बस हो गया है। मुझे फहीम बेग जी ये बताएं कि जफर इस्लाम साहब ने बाकायदा आश्वासन दिया, उन्होंने कॉन्फिडेंस जताया, क्या बता दिए कैसे उत्तर प्रदेश बनेगा। अशोक देव जी देखिए, चर्चा में आप सबको लाने दीजिए, कृपया करके बीच में ना बोले, चर्चा फिर खराब होती है। फहीम बेग जी, जफर इस्लाम साहब ने आश्वासन भी दिया, उन्होंने कहा कि अब एक नए युग की शुरुआत है कि हमें मौका मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए, बेवजह की नुक्ताचीनी और सवाल नहीं होने चाहिए और बाकायदा अब अच्छे से काम होगा, मुस्लिमों के लिए भी काम होगा। देखिए, मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहूंगा जो भी हमारे तीन पैनलिस्ट कर रहे थे। आपका वो जो मेरे बारे में आप कह रहे हैं उसको करेक्ट करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, डेवलपमेंट सबके लिए, सबका साथ सबका विकास, सबके लिए होगा और उसमें मुस्लिम भी शामिल है। ठीक है, ठीक है, सबका साथ सबका विकास। जी बेग साहब। देखिए ये जीत जो है ये संविधान की जीत है। लोगों ने वोट देकर एक पार्टी को जिताया है। मगर एक बात मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और यूपी में 8 हत्याएं हो चुकी हैं, 8 हत्याएं हो चुकी हैं, 5 से ज्यादा जो है अपहरण हो चुके हैं और लूट बेशुमार हो चुकी है। जबकि गायत्री प्रजापति को पकड़ने पर यह कहा गया था कि समाजवादी के जो प्रशासन था वो ढील बरतता था, मगर हमारी बहुमत आते ही हमारे प्रशासन का हमारे पर असर आने लगा और गायत्री को हमने पकड़ लिया। अगर वो कहते हैं कि प्रशासन एक्टिव हो गया था बीजेपी के आने के बाद, तो अब प्रशासन जो है वो ढीला कैसे हो गया, ये सबसे बड़ा सबूत। दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री ने एक चुनाव सभा में कहा था कि जितने भी बाहुबली हैं उनको कटप्पा, छड़ी वाला कटप्पा जो है वो सबको जो है जेल में डाल देगा। 17 से ज्यादा आपराधिक मामले अभी जो हमारे मुख्यमंत्री बने इनके ऊपर है, जिसमें जघन्य अपराध शामिल है। क्या हमारे बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था मुख्यमंत्री के लिए जो विवादित ना हो, जिसपे किसी समुदाय, किसी विशेष जाति प्रजाति का कोई भय ना हो और जिसका शासन बहुत अच्छा हो। 20 वर्ष में हमारे बेग साहब जी ने, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, विकास नहीं किया है। नहीं, बेग साहब अभी मोदी जी पे नहीं जाते हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए हैं, ये एक रियलिटी है। ये मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। ठीक है, मैं आ रही हूँ। अंधेरे में ढकेलते रहोगे मेरे भाई, इस अंधेरे से निकलने दो मेरे भाई। कब तक अपने समुदाय के दुश्मन बनते रहोगे मेरे भाई? अरे एक ऐसा माहौल आया है, खुशगवार माहौल, अभी हवाओं में उड़ने का माहौल है। मत रोको, समुदाय को बीच में नहीं ला रहा हूं, पीछे छोड़ के जाते बात कर रहा हूं। तुम्हारी सोच गलत है, नहीं तुम्हारी सोच गलत है। ऐसी डर नहीं मत फैलाओ मेरे भाई। देश का मुसलमान का फायदा नहीं है, मुसलमान किसी से अपना भी नुकसान कर रहे हो, ये मेरा मुल्क है, भी नुकसान कर रहे हो मेरे भाई। फहीम भाई, तुमने, मैं बात कर रहा हूं कि क्रेडिबिलिटी बातें आप कर रहे हो योगी जी की, समुदाय का फायदा नहीं, नुकसान कर रहे हो तुम। उनके मन में डर और भय का माहौल पैदा कर रहे हो। जो बात है नहीं उस बात को कर रहे हो। वही तो कांग्रेस और कांग्रेस ठीक है, वही सपा। जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं जबरदस्ती का फियर साइकोसिस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये एक रियलिटी है। फहीम बेग साहब के बारे में सोचो, कोई विकास नहीं किया के बारे में सोचो। फहीम बेग साहब, ये एक रियलिटी है कि वो राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। 3 कारण बता दीजिए जिससे ठोस जवाब हम ले सके जफर साहब से। 3 कारण, क्या मुसलमान डरा हुआ है, क्यों डरा हुआ है, ये बता दें आप कृपया करके। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत है। ये देश का मुसलमान इस देश का हिंदुस्तानी है और इस देश में सरकार संविधान की आई है, तो इसमें डरने वाली तो कोई बात है नहीं। ठीक है, मोदी जी के आने से पहले भी ये डराया जाता था कि मोदी जी आएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। इस देश में संविधान का राज चलता है, किसी विशेष समुदाय का, किसी वर्ग का नहीं चलता है। तो यह विश्वास मुसलमानों में है। मगर हम बात कर रहे हैं योगी जी की क्रेडिबिलिटी की, तो उनको अफसोस इस बात का है कि उनके कामों की वजह से, प्रशासन की वजह से उनको
मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, बल्कि उनके विवादित बयानों और एक खास एजेंडे की वजह से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। या आपकी छोटी जफर साहब, मेरे भाई फहीम साहब, मैं बोलता हूं, जवाब देता हूं। देखिए फहीम भाई, क्या मैं ऐसा मौका आता है हर इंसान के, एक मिनट, हर इंसान की जिंदगी में जब उसका एक बहुत पॉजिटिव टर्न होता है। मुस्लिम समुदाय के लिए वही एक टर्न है। ऐसे नहीं तो ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है, हम खड़े रहते हैं और 70 साल से खड़े हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, हम उसके पार्टी नहीं है। आप मिसाल है, आप जानते हैं अच्छे से कि किस हालत में मुस्लिम समुदाय है। आप उसी समुदाय से बिलोंग करते हैं, मैं भी उसी समुदाय से। हम अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से मुस्लिमों को दुर्व्यवहार किया है बाकी सब पार्टियों ने। लेकिन मैं कहता हूं, मैं तो बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठा हूं, सीना तान के बोल रहा हूं आप सबके सामने कि देखिए, बीजेपी में डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसको सबको बोलने का अधिकार है, सबको कहने का अधिकार। यही एक पार्टी है जहां पर फैमिली से उठ के नहीं कि राजीव गांधी को सडनली बना दिया प्राइम मिनिस्टर, जफर साहब आप उनको बना दिया, जफर साहब और अखिलेश यादव को सीधे चीफ मिनिस्टर बना दिया। यहाँ पर तो ऐसे जिसकी चर्चा का विषय नहीं है आज, वही बनते हैं। ठीक है, हमें एक ब्रेक के लिए भी रुकना होगा। दो पैनलिस्ट अभी चर्चा में नहीं जोड़े गए हैं, उनके पास भी आऊंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, बड़ी बहस जारी है, तुरंत लौट रहे हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो रहा योगी आदित्यनाथ का, और जब से मुख्यमंत्री बने हैं कोई भी विवादास्पद बयान नहीं दिया उन्होंने। अब निजेश जी, जैसा कि फहीम बेग साहब ने भी कहा, उन्होंने क्रेडिबिलिटी को लेकर सवाल उठाए, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि आरएसएस की पसंद है योगी आदित्यनाथ। हमारे जमाने में स्कूल के अंदर उस बच्चे को क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता था जो थोड़ा ज्यादा शैतान होता था, ट्रबल मेकर होता था, क्योंकि उसको समझ में आती थी बाकी ट्रबल मेकर्स को कैसे काबू में रखना है। क्या इस वजह से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया? नहीं आंचल जी, एक पहली बात तो मैं बता दूं कि ये बाहर मीडिया में शायद इस तरह की खबरें चलती हैं कि आरएसएस की पसंद है या नहीं पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और वो अपना निर्णय स्वयं लेती है। वहां का एक व्यवस्था है, एक संरचना है उसकी, और उस संरचना के तहत पार्लियामेंट्री बोर्ड है, बाकी सारी चीजें वहां पे जो भी व्यवस्था है उसके तहत वो निर्णय लिया जाता है। मुख्यमंत्री बने हैं सब आरएसएस के प्रचारक। मैं बीच में तो बोला नहीं था मैं। दूसरी बात, मुझे लगता है कि आज सबसे महत्वपूर्ण बात, आंचल जी आप एक बात देखिए कि कितना बड़ा डिस्कनेक्ट है जो नीचे आपके लिखे आ रहा है, जो आपने कुछ मुस्लिम भाइयों से जो बातचीत करवाई और बाकी लोग जो यहाँ पर राजीव त्यागी, फहीम बेग साहब या देव साहब जब बैठे हैं, उनकी बातचीत में कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा अंतर है। और ये अंतर सबसे बड़ा है जिसके कारण आज तो लोकतंत्र है, अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं होती हैं। आंचल जी आप नहीं समझ रही बात को। छवि ये बनाई गई कि मुसलमान बहुत खौफ में है, जबकि वास्तविकता ये है कि पूरे गोरखपुर मंदिर परिसर में सबसे ज्यादा मुसलमानों की दुकानें, ये आपके नीचे लिखा रहा है, मेरे पास आंकड़े नहीं है। वहां जी कौन बोल रहा है बीच में? जी आप अपनी बात पूरी करिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कितना बड़ा डिस्कनेक्ट है, कितना बड़ा एक भ्रम फैलाया गया, कितनी बड़ी बात, एक झूठी छवि पेश की गई, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। और अभी 36 घंटे हुए और फहीम बेग साहब ने उंगलियों पे गिनना शुरू कर दिया कि क्या क्या हुआ पिछले 5 साल के बारे में भी तो जरा बताएं ना कि क्या क्या हुआ है। लड़के हैं गलती कर देते हैं, इस तरीके के बयान आते थे, लेकिन मैं है गलती कर देते हैं, इस तरीके के बयान आते थे। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि बात मुख्यमंत्री बनने, वो तो कहना आपका, वो कुशासन था, ये सुशासन है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप घंटों के हिसाब से उस सुशासन को मत तोलिए। आपके मुताबिक आप घंटों के हिसाब से मत उस पर अपनी राय दीजिए। जी उन्होंने ये कहा कि जैसे गायत्री प्रजापति को जेल पहुंचाया गया तो एकदम से पूरा प्रशासन किल कर गया। गायत्री प्रजापति मुख्यमंत्री बनने से पहले गिरफ्तार हो गए थे, एक बात, और उस पर इस बात पर शर्म आनी चाहिए तमाम लोगों को कि जो व्यक्ति वोट डालता है, जो व्यक्ति वोट मांगता है, उसके लिए वहां का मुख्यमंत्री वोट मांगता है और पुलिस कहती है कि वो एब्सकॉन्डिंग है। ये थी पुलिस व्यवस्था। आपको इस बात पर शर्म आनी चाहिए, इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि इसके बावजूद वहां का एक मुख्यमंत्री कहता है कि मुझे मालूम नहीं एब्सकॉन्डिंग है, उसके लिए वोट मांगता जाकर। मैं आपको ही कंपेयर कर रहा हूं, देखिए मैं कंपैरिजन बता रहा हूं। मैं आपसे बहस में पढ़ना नहीं चाहता, मैं सिर्फ एक वास्तविकता सामने रख रहा हूं कि जो वास्तविकता इस
टीवी चैनल ने आप सब लोगों के सामने दिखाई है, वास्तविकता वो है या वास्तविकता वो है जो यहाँ पर बैठे हुए 4 या 5 लोग एक गलत छवि पेश करते हैं किसी व्यक्ति के। प्रदीप जी, अब एक ओवरऑल आपने सभी पक्षों को सुना, एक सवाल यहाँ पर ये उठाया है कि कौन सा ऐसा नेता होगा जिसने, मीडिया ने जो बताया, ठीक है मैं आती हूँ आपके पास, प्रदीप जी को जोड़ने दीजिए, अभी तक वो चर्चा में बिल्कुल शरीक नहीं हुए। मुझे एक बात बताएं प्रदीप जी कि कौन सा ऐसा नेता है जिसने कभी विवादित बयान ना दिया हो, जिसने भड़काऊ भाषण ना दिया हो? ऐसे में विवादित बयान दिए जाते हैं, वोट के लिए दिए जाते हैं। अब वो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब ना ही कोई पंगा ना ही कोई दंगा, तो समस्या कहाँ है? उनको चांस मिलना चाहिए आपके मुताबिक? नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश का जो मैंडेट है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जनतंत्र में पार्टियां चुनाव हारती जीतती हैं। तो जो पार्टी जीतती है, जो पार्टी हारने वाली पार्टी को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से उसको स्वीकार करना चाहिए कि हमारी बात को जनता ने ठीक नहीं माना, हम जो कह रहे थे उसको उस पर भरोसा नहीं किया। जो पार्टी जीती है उनकी बातों पर उन्होंने भरोसा किया। अब उनकी परीक्षा है कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाएं। किसने क्या कहा, किसने नहीं कहा, वो बात चुनाव के साथ खत्म हो गई। अब एक सरकार बनी है, वो सरकार काम कैसा करती है उसी पर उसको परखा जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की परख अब जो है, उनकी जांच जो है, उनको उनकी सरकार की जो परफॉर्मेंस होगी उसकी कसौटी पर कसा जाना चाहिए। एक डिस्कोर्स बदलना चाहिए। देखिए इस चुनाव ने एक चीज और किया है कि ये जो कुछ पार्टियां मुस्लिम वोट का वीटो चलाती थी वो खत्म हो गया इस चुनाव से। मुसलमानों को अपने तय सोचना चाहिए कि 70 साल में ये स्ट्रेटेजी बनाकर इस आधार पर वोट देना कि जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट देंगे, उससे क्या हासिल हुआ। अगर उनको लगता है कि इससे उनका भला हुआ है तो उनको इसको जारी रखना चाहिए। अगर उनको लगता है कि इससे नुकसान हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ है, तो पुनर्विचार करना चाहिए। देखिए 20%, 19-20% आबादी है देश में, 17-18% मुसलमानों की आबादी है। कोई पार्टी आ जाए दुनिया की, कोई नेता आ जाए, उनको ले जाकर बंगाल की खाड़ी में नहीं फेंक सकता। यही है, सब रहेंगे, सबको साथ रहना पड़ेगा। जो भी सत्ता में होगा उसके लिए सिर्फ एक पैमाना होना चाहिए कि जहां वो प्रदेश में है तो उस प्रदेश का, देश का राज चला रहा है तो देश का नागरिकों का भला कैसे करे। वो किस जाति से है, किस धर्म से है, ये टिकट बंटवारे, शादी ब्याह वहां तक सीमित रहने दीजिए। एक बार सरकार आने के बाद सरकार का लक्ष्य ये होना चाहिए कि सर्वांगीण विकास कैसे हो। समाज का कोई भी तबका अगर पीछे छूटता है तो ऊपर जाने वाले को वो खींचता है नीचे। राजीव त्यागी जी, किसी का भला नहीं होने वाला। आप लोग जब तक माइनॉरिटी अपीजमेंट के आरोप लगते रहे, आपकी राजनीति एक अलग तरह की रही, आपने किसी मुसलमान का भला नहीं किया, ये सवाल आपके ऊपर भी उठते आए हैं। जब मेजोरिटी ने इकट्ठे ऑन ब्लॉक वोट दे दिया, और यहां पर यह भी सवाल है कि बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जो मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया है, ये भी कहीं से अब आकलन आने शुरू हो गए हैं। आप ये बताएं कि आरोप आप पर लगते आए हैं, आप डर भय का माहौल क्रिएट करते आए हैं अपने राजनीतिक फायदों के लिए। देखिए, हमने तो उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में कभी डर और भय का माहौल क्रिएट नहीं किया। कांग्रेस हमेशा मानवतावादी दर्शन को लेकर, प्रेम को लेकर के चलती रही और रोटी रोजगार के मुद्दों को सुलझाती रही। सन 47 में अगर 213 करोड़ का बजट था तो आज 21,47,000 करोड़ का बजट है, क्योंकि 60 साल हम लोग बस सत्ता में रहे तो हमने विकास किया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने शुरू से कहा, मैं कल से कह रहा हूं इस बात को डिबेट, अगर आपने इतना विकास किया तो आपको वोट क्यों नहीं मिले? बेहतर काम करें, आपको जनता नकार क्यों रही है? पूरे देश में आप कितने राज्यों में रह गए हैं? हाँ, मैं जवाब देता हूं। हमने अपने आप मेरे जवाब मैं जवाब देता हूं इसका। हमने कभी जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष की राजनीति नहीं करी और ना ही हम कभी करेंगे। हम लोग निश्चित रूप से विकास की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं और विकास की राजनीति करेंगे। मैं इसलिए कहा था कि अगर मैंने किसान ने अगर अन्न पिलाना बंद कर दिया तो योगियों का योग छूट जाएगा, फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन रुक जाएगा और हम सब लोग बात बोलने के लिए नहीं रह पाएंगे। किसानों की बेहतरी में योगी सरकार काम करे। मैंने तो ये अपील की थी, हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैंने ये अपील की थी। बुंदेलखंड के लिए राजीव त्यागी जी, आप बोलने का मौका मांगते हैं लेकिन कभी भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री आप दाएं बाएं इधर उधर हर जगह चले जाएंगे, सवाल का जवाब नहीं देंगे।
आपने कसम खाई है सवाल का जवाब ना देने की। एक सवाल कर रहे थे, मैंने जवाब तो दे दिया आपको। नहीं, आपने कहाँ जवाब दिया? सवाल का जवाब आप फियर साइकोसिस पर कितनी राजनीति करते आए हैं, ये आप पर भी आरोप लगते हैं। अरे आपकी लिस्ट बिल्कुल जवाब दिया, बिल्कुल जवाब दिया, बिल्कुल जवाब दिया, बिल्कुल नहीं कि हमने भारत की राजनीति की और भारतीयता की राजनीति की। भारतीय की राजनीति हमेशा करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी मानती है अगर सड़क बनेगी तो सबके लिए बनेगी, अगर खाद्यान्न का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा तो सबके लिए बढ़ेगा, अगर रोजगारों का सृजन होगा तो सबके लिए होगा। राजीव भाई, जफर इस्लाम साहब कहना चाहता हूँ 80% हिंदू है देश में, अगर रोजगार का सृजन होगा तो 80% हिंदू का लाभ होगा। अगर किसान को मिलेगा तो 80% किसान है, हिंदू किसान है, उनको लाभ मिलेगा। रिपोर्ट आप ही लोगों ने मैं कहाँ तैयार कराई थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि ऐसा नहीं हुआ। 70 साल में मुसलमानों को जो मिलना चाहिए था नहीं मिला। प्रदीप जी आपकी शैली बहुत अच्छी है कि आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब भी सुन लीजिए। आप जवाब सुन लीजिए। हमने हर उस व्यक्ति को अंतिम पायदान पे विकास में सम्मिलित करने की कोशिश की जिसको महात्मा गांधी कहते थे। ठीक है, राजीव त्यागी जी, अंतिम पायदान पे व्यक्ति जो बैठा है उसको विकास में भागीदारी। क्या दलित और मुसलमान या देश के गरीब लोग उनको विकास में भागीदारी नहीं मिलनी चाहिए? फैक्ट्स में बात ही नहीं करते हैं। आपसे सच्चा कमेटी रिपोर्ट पर फैक्ट पूछा गया, उसमें कई ऐसी ऑब्जर्वेशन। प्रदीप जी कभी चुपते हुए सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछिए। राजीव त्यागी जी कभी पूछिए चुपते हुए सवाल, जब मैं आपको कहूंगा आप ऐसा है कि आप सवाल पूछे। नहीं, आप गलत बात बोल रहे हैं, आप बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। राजीव ऐसा है त्यागी कि सवाल 70 साल की बात कर रहे हैं तो उसमें भाजपा भी शामिल है, दूसरे दल भी शामिल है। 500 चैनल में कभी दूरदर्शन हुआ करता था। राजीव त्यागी जी तब आपसे सवाल पूछे गए हैं। अरे आपकी समझ में बात आती नहीं। जब 70 साल की बात होगी तो उसमें सब लोग शामिल है, हर राजनीतिक पार्टी शामिल है। हम पूछ रहे हैं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सही थी या गलत थी, उसकी बात कीजिए। राजीव त्यागी जी पूछा कि क्या सरकार को अगर बेहतर काम करना है तो इन 5-6 मुद्दों पर काम करना होगा। आपने ज्ञान दे दिया, उन्होंने भी अपना मैनिफेस्टो दिया हुआ है। आपसे एक सवाल पूछा गया। राजीव त्यागी जी आपसे सवाल पूछते हैं तो आप जवाब नहीं देते हैं, तब अच्छा लगेगा। मोदी से बेहतर आपको अगर समझ में नहीं आएगा सवाल तो अच्छा नहीं लगेगा। राजीव त्यागी जी कह रहे हैं 70 साल में ऐसा नहीं हुआ तो 70 साल में सभी पार्टियों ने राज किया है, एक पार्टी ने राज नहीं किया है। राजीव त्यागी जी राजीव त्यागी जी कर रहा हूँ अपनी भाषा पे। राजीव त्यागी जी आपसे सवाल यहाँ पर सच्चर कमेटी रिपोर्ट पर पूछा गया। नहीं, कांग्रेस ने लोकतंत्र को बचा के रखा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत इसलिए कि 70 साल में 60 साल कांग्रेस ने राज किया तो क्या जो लोग महरूम है विकास से, अच्छा हुआ उसमें भी कांग्रेस ने ज्यादा किया, जो खराब हुआ उसमें भी कांग्रेस ने ज्यादा किया। क्या दलित महरूम नहीं है? क्या मुस्लिम महरूम नहीं है? उनको अरे आप बेकार की बात पे चले जा रहे हैं। राजीव त्यागी जी अब विराम। अब आपसे सवाल सच्चर कमेटी रिपोर्ट पे पूछा गया, उसकी फाइंडिंग थी सबसे गरीब तबका मुसलमानों का है, सबसे ज्यादा इलिटरेसी उसमें मुसलमानों की है। आपने कोई जवाब नहीं दिया। फहीम बेग साहब मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट मुस्लिम व्यू मैं आपसे वाकई जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इधर राजीव त्यागी भी बैठे हैं, वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, वो सारा का सारा अगर मुस्लिमों का कोई भला किया है और अच्छी राजनीति की है, कांग्रेस उसका क्रेडिट ले रही है। मुझे दिल पर हाथ रख के बताए क्या ये वाकई सच कह रहे हैं, नहीं तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को झूठ मान लिया जाए। देखिए, मैं 2 शब्दों में सारा जो मामला बता दूंगा। इन्होंने 20% का तुष्टीकरण किया कांग्रेस, और भाजपा ने उनका तिरस्कार किया। नुकसान इसमें मुसलमानों का ही हुआ है, वो कुछ दे नहीं पाए और ये देना नहीं चाहते। हमारी लड़ाई यही तो है कि हम इस देश का हिस्सा हैं, इस देश की आजादी में, इस देश की परेशानियों में, इस मुल्क में हम सब बराबर के शरीक हैं। तो फिर इस देश की तरक्की में और रोजगार में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में हम बराबर के शरीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? वो हमारा तुष्टीकरण करते रहे, ये हमारा तिरस्कार करते रहेंगे, अल्टीमेटली नुकसान हमारा हुआ, हम गड्ढे में जा रहे हैं। सच्चर कमेटी इसकी बहुत बड़ी मिसाल देती है। बिल्कुल, मैं आज यही सवाल जफर इस्लाम साहब से पूछना चाहता हूं कि प्लीज हमारे ऊपर राजनीति करना बंद कर दीजिए, हमें हमारा हक दे दीजिए ताकि इस देश का मुसलमान। और सुनिए एक बात और, पाकिस्तान हम पे राजनीति करता है। जब आज आप पाकिस्तान मीडिया को उठा के देखिए, वो योगी जी पर उसने जिस तरह का तबसरा किया है,
जिसने तबसरा किया है कि मुसलमानों को डर हो गया, मुसलमानों को मार दिया जाएगा, पाकिस्तान का मीडिया इस बात को कह रहा है, इसका मतलब सबने हम पे राजनीति की, पाकिस्तान हुआ, बीजेपी हुई, कांग्रेस हुई, नुकसान हमारा हुआ। तो आज हमें प्लीज बख्श दीजिए। योगी जी से मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, देश को आगे लेके चलिए, उत्तर प्रदेश को आगे लेके चलिए। फहीम साहब, नहीं राजीव त्यागी जी, अब आपको मौका नहीं मिलेगा, जफर साहब को काउंटर करने दीजिए। जफर साहब, यहाँ पर फहीम साहब बहुत इमोशनल हैं, उन्होंने हाथ जोड़कर अपील की, क्योंकि ये भी आपके ऊपर सवाल उठते हैं, ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना, बल्कि एक मुसलमान को टिकट ना देना, मुस्लिमों के वहां से ये भी बयान आना कि हमारे पास तो बीजेपी वोट तक मांगने नहीं आती है। तो ये सबका साथ सबका विकास का मॉडल कैसा है, ये भी सवाल आपके ऊपर उठेंगे। सुन लीजिए, देखिए, अब मुझे जवाब देने दिए, राजीव जी को बिल्कुल बिल बोलने मन नहीं कर। प्रदीप सिंह जी जवाब दीजिए ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। अरे तो सुनो यार, आप तो डिस्टर्ब बहुत करते हो, डिबेट खराब कर देते हो राजीव त्यागी, जहां भी आप डिबेट में जाते हो डिबेट खराब हो जाता है। अरे प्रदीप सिंह जी जवाब देना, पहले बड़े भाजपा के हिमायती हैं, पूरा क्लियर करें प्रदीप सिंह जी। राजीव जी माफ कीजिएगा, राजीव जी मैं ये अलाउ नहीं करूंगा। राजीव जी वो नहीं आएगा, कभी नहीं समझ में आएगा आपकी, राजीव जी आपकी समझ में कभी नहीं आएगा जो बोला जा रहा है। राजीव जी आपसे फैक्ट पर सवाल पूछे गए, आपने तब जवाब नहीं दिया। आपके पास किसी बात का जवाब नहीं है, आप फालतू का भाषण करते हैं, सिर्फ चिल्लाने के लिए आते हैं। प्रदीप सिंह जी चिल्लाने के लिए चैनल पे आते हैं, आपकी बात नहीं है। आप संसदीय पुत्र रहिए, राजीव जी पुत्र रहिए। राजीव जी आप मर्यादा को लांघ रहे हैं। आपको सिखाइए मतलब क्या रहे हैं। राजीव जी आप मर्यादा को लांघ रहे हैं, तमीज से बात कीजिए। बिल्कुल मर्यादा को राजीव जी आप नहीं, आपसे सवाल कुछ पूछा गया, आप जवाब कुछ दे रहे हैं और ये अलाउ किया जाएगा। आपके जवाब दीजिए प्रदीप सिंह जी, मेरे सवालों का जिक्र भी नहीं, प्रदीप सिंह जी जवाब देने के लिए बात का कोई जवाब नहीं देगा। आपको जरा सा भी सिविलिटी नहीं है आप में, थोड़ी देर के लिए क्यों जवाब नहीं देंगे प्रदीप सिंह जी? क्या प्रदीप सिंह जी पूरे देश के ऊपर से है क्या? प्रदीप सिंह जी भी नागरिक है। अरे आप राजीव जी आएगा तो कोई आपको जवाब देगा। राजीव जी पहले अपने दिमाग को क्या आया कीजिए। अच्छा प्रदीप जी जवाब दीजिए, सब आता है। राजीव जी ये चर्चा, राजीव जी कृपया करके, अगर आपको हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेशन ने नहीं बताया है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए इस डिस्कशन में आए हैं। डिस्कशन का टॉपिक योगी आदित्यनाथ किस तरह से मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद सबका साथ सबका विकास का क्या होगा। आप प्रदीप जी से सवाल पूछने का अभी कोई हक नहीं रखते हैं। कृपया करके अब जफर इस्लाम साहब जी को जवाब देने दीजिए। जफर साहब, फहीम बेग जी ने हाथ जोड़कर अपील की है कि मुसलमानों का ना तो कांग्रेस ने विकास किया और आप लोग तो वोट तक नहीं मांगने आते, आप लोग तो पूछते भी नहीं है, इसका जवाब दे दीजिए। मैं उसका जवाब देता हूं, बड़ी संजीदगी से जवाब दूंगा। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि फहीम भाई और मैं दोनों एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं जिसको पिछले 70 सालों में कोई, आप खुद देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, अभी कह रहे थे हमारे भाई राजीव त्यागी जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन के 70 साल में विकास हुआ, 213 करोड़ का बजट था, अब ट्रिलियन में बजट है। अरे भाई, वही 70 साल का, वही आप बेस केस ले लीजिए, 47 में मुसलमानों की क्या हालत थी और आज क्या हालत है। आपको आईना दिखा देगा, जो आंकड़े हैं स्टैटिस्टिक्स आपको आईना दिखा देगा कि किस तरह से आपने मुसलमानों को अपीज करने की कोशिश की लेकिन कुछ किया नहीं, और मुसलमानों के खिलाफ जो भी काम किया, जैसा कि बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मुसलमानों को भी मैं अपील करता हूं, जिस तरह से फहीम बेग साहब कह रहे हैं, मैं मुसलमान कम्युनिटी से, जहां चीज से मैं भी बिलोंग करता हूं, मैं बार बार एडवोकेट करता हूं कि आपको भी बढ़ चढ़ के आना पड़ेगा। आपको जिस तरह से मिसलीड किया जाता है उस मिसलीड मत होइए। आप एक वोट बैंक मत बनिए कि हमारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग जो है लीडर्स ये बन के नहीं बोले कि हमें बीजेपी से, हम यहाँ पे बैठे, हमें तो डर नहीं लगता, ना आपको डर लगता है, आप खुद कह रहे, तो फिर वोट देने में आप क्यों नहीं बढ़ चढ़ के देते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट? आप भी बोलिए कि एक हर पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार है हर जगह पर वोट देने का, लेने का, तो हम भी जाके वोट देंगे साथ में, हम भी उनसे उनके साथ दूर हो। आप बताइए, आपने अनटचेबल का ये मैं आपसे अपील करता हूँ, सारे दूर हो, अपने समुदाय से अपील करता हूं कि अनटचेबिलिटी वाली बात खत्म कीजिए, पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट बनिए और अपने विकास के बारे में देखिए, अपने वोट की हैसियत पहचानिए, अपने वोट का वैल्यू पहचानिए।
आप वोट नहीं, फहीम बेग साहब कह रहे हैं, फहीम बेग साहब यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं कि कुछ कदम आप चले, कुछ कदम वो चलेंगे। देखिए क्या हुआ पिछले 70 सालों में, ये आपकी मिसाल। लेकिन मैं 2 आंकड़े देता हूँ। उज्ज्वला स्कीम आप देखिए, ठीक है, अब उज्ज्वला स्कीम के ऊपर चर्चा नहीं, एक किसे सोच के तो सभा में एक टिकट नहीं दिया, उत्तर प्रदेश में एक टिकट नहीं दिया। कनेक्शन, ये कई सवाल है जो उठ रहे हैं। राजीव त्यागी जी, क्विक रिबटल। 60 लाख नहीं तो राजीव त्यागी जी फिर आरोप लगा देंगे हम पे। जी देखिए, जो मेरे मित्र ने बात कही है, हमने तो विकास किया है और विकास का ही कार्य करता है, कभी जातीय विद्वेष धार्मिक विद्वेष नहीं किया। हम ये कहना चाहते हैं योगी सरकार से कि मोदी सरकार ने जो किसानों को छला है, नौजवानों को छला है, योगी सरकार किसानों को, नौजवानों को ना छले और बेहतर काम करे। पंजाब में हमारी सरकार आई है कांग्रेस पार्टी की, आंचल जी 180 मिनट की मीटिंग में 120 फैसले लिए गए पंजाब में, और किसानों से लेकर, नौजवानों से लेकर के, ड्रग अब्यूज से लेकर के, महिलाओं से लेकर के अन्य मुद्दे सभी वीआईपी। ठीक है, आपने अच्छा काम किया। मिसाल है योगी आदित्यनाथ, आपको फॉलो कर लेंगे। 6 महीने कोई आलोचना नहीं करेंगे, हम चाहते हैं काम करें। जनता के तो हित में है कि आप दोनों एक दूसरे के काम की नकल उतारे अगर अच्छा काम हो रहा है। अशोक देव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आचार्य जी, सबसे पहले मैं अविनेश जी का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। देखिए, ये तो बड़े बुद्धिजीवी हैं, जहां तक मैं समझता हूं, पढ़े लिखे हैं। माननीय नेताजी ने यही कहा था कि किसी को भी मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, इसका हम विरोध करते हैं। और उन्होंने वो बात कहा था जो आचार्य विनोबा भावे और महात्मा गांधी ने कहा था, तो शायद इनको याद रखना चाहिए। दूसरी बात ये कह रहे थे प्रजापति जी के गिरफ्तारी के लिए, तो देखिए साक्ष्य जुटाए गए और माननीय मुख्यमंत्री तो काल में ही गिरफ्तार किए गए, जो कि आज अभी आप सुनिए कि 8 लोगों की हत्या हो गई है, अभी तक कहीं पे FIR तक दर्ज नहीं हुआ है। रह गई बात जो ये कह रहे थे जफर साहब, ये अच्छी तरह से जान लीजिए, जो आपका मॉडल है गुजरात मॉडल, सबसे खराब स्थिति अगर किसी की वहां है भारत में तो वो मुस्लिम समुदाय का है, और सबसे अच्छी स्थिति अगर कहीं अगर है मुसलमानों की वो उत्तर प्रदेश में है, और खास तौर 5 सालों में। ये चीज याद रख लीजिए। फिर आप बोला करिए किसी भी स्टेट में पाटीदारों की हालत हो तो नहीं, आपको नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है, आप पता आपको मालूम नहीं है। ठीक है, आप सबका हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा का विषय सिर्फ इतना सा था कि सबका साथ सबका विकास, आगे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री किस तौर पर सबका साथ सबका विकास करेंगे और उत्तर प्रदेश का क्या मॉडल रहेगा। वो अपनी इमेज मेकओवर करेंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भी इमेज मेकओवर का काम साथ ही साथ करना होगा। आप सब हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका